हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के नागमती वियोग वर्णन का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं। पिछले पार्ट में मैंने दोहा नंबर 5 तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया था और आज की इस वीडियो में आगे आने वाले प्रत्येक दोहे और चौपाई की लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूँ। नोट्स मैंने ले रखी है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ आपको लिखना बताऊंगा, काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, भा भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। भा भादों, भादों मतलब भादों महीना, ठीक है ना। भादों महीना एक होता है हिंदी में जो महीना चलता है, भाद्रपद इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी भाद्रपद का महीना। भा माने हो गया है, दूभर माने कठिन, अति माने अत्यधिक, भारी माने भयंकर। यानी रानी नागमती के लिए भादों का महीना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ ये हुआ कि रानी नागमती के लिए उनके पति के बिना भादों का महीना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। और वो कहती हैं, कैसे भरों रैनी अंधियारी, कि मैं कैसे कैसे भरों माने भरूंगी या कह लो बिताऊंगी। भरों का मतलब यहाँ पर बिताऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भरों का मतलब यहाँ पर बिताऊंगी, रैनी मतलब रात्रि को, अंधियारी मतलब अंधेरी। क्या कहती हैं कि इस भाद्रपद महीने की अंधेरी रात्रों को मैं कैसे बिताऊंगी अपने पति के बिना, ठीक है ना। वो क्या कहती हैं, उनके पति जो हैं गए हुए हैं ना पद्मावती से मिलने के लिए, तो इसलिए वो वियोग में कह रही हैं कि भादों का महीना जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है और इस महीने की अंधेरी रातों को मैं कैसे बिताऊंगी। मंदिर सून पीऊ अंतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। मंदिर माने घर, यानी मेरा घर जो है सूना हो गया है, सून माने सूना हो गया है, और मेरे पीऊ माने पति जो हैं, अंतय यानी अन्यत्र यानी दूसरी जगह, अंतय माने अन्यत्र या दूसरी जगह, बसय माने रह रहे हैं या निवास कर रहे हैं, यानी मेरे पति जो हैं वो दूसरी जगह निवास कर रहे हैं। और सेज नागिनी फिर डसा, सेज यानी सैया, सैया माने बिस्तर, ठीक है ना। और उनका जो बिस्तर है वो नागिन बन करके बार बार, फिर माने बार बार उनको डसा माने डस रहा है, यानी उनको बिस्तर पर सोना भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अपने पति के बिना, ठीक है ना। रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरऊ ही फाटी। क्या कहती हैं कि अपने पति के बिना मैं अकेली रहती हूँ। गहे माने पकड़े हुए, एक पाटी, पाटी किसको कहते हैं, चारपाई में जो लकड़ी लगी होती है ना एक लंबी सी, उसको कहते हैं पाटी। देखो चारपाई में यहाँ पर दो पाटी दो सिरव होते हैं, ठीक है ना। तो वही कहती हैं कि मैं अपने चारपाई की एक पाटी पकड़े हुए पड़ी रहती हूँ, सोती रहती हूँ। नैन पसारी मरऊ ही फाटी, नैन पसारी मतलब अपने नेत्रों को फैलाए हुए, मरऊ ही फाटी मरती रहती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर वियोग में वो कह रही हैं कि मैं अपने नेत्रों को फैलाए हुए उनके इंतजार में मरी हुई सी रहती हूँ। और ही फाटी मतलब मेरा हृदय जो है, फाटी मतलब फटा हुआ सा रहता है, यानी मेरा हृदय जो है टुकड़े टुकड़े सा हो जाता है उनके बिना, ठीक है ना। फाटी मतलब फट जाता है, टुकड़े टुकड़े जैसा हो जाता है। चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काले होई जीव गरासा। क्या कहती हैं कि चमक बीजु, बीजु माने बिजली, चमक माने चमकती है, बिजली चमकती है, और घन यानी बादल जो हैं, गरज माने गरज करके, तरासी मतलब त्रस्त कर रहे हैं, यानी मुझे परेशान कर रहे हैं। यानी बिजली चमक करके और बादल गरज करके मुझे परेशान कर रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं, तरासा माने त्रस्त कर रहे हैं। और विरह काल होई जीव गरासा, और विरह जो है काल हो करके, विरह जो है यानी पति का वियोग जो है मेरे लिए काल हो करके, जीव माने यानी मुझको, जीव माने मेरे हृदय को या मन को, गरासा माने हड़पना चाहता है, ठीक है ना। गरासा माने हड़पना चाहता है, यानी ये विरह जो है काल बन करके मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लिया है और मुझे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। आगे चलिए चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। बरसै मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। देखो बरसै मघा, मघा एक नक्षत्र होता है, ठीक है ना। तो रानी नागमती कह रही हैं कि बरसै यानी बरस रहा है, मघा नक्षत्र जो है, झकोरी झकोरी मतलब झोंके मार मार करके, ठीक है ना। झकोरी झकोरी मतलब झोंके मार मार करके, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, खूब ज़्यादा बहुत तेज हवा के झोंक चल रहे हैं, हवा के झोंके चल रहे हैं, और मघा नक्षत्र जो है बहुत तेज़ी से बरस रहा है। तो यही पूरा अर्थ कैसे लिखेंगे कि रानी नागमती कहती हैं कि मघा नक्षत्र जो है बहुत ज़्यादा झोंके मार मार करके बरस रहा है, और मोर दुई नैन चुएं जस ओरी, और मेरे दुई माने दो, नैन माने नेत्र जो हैं, मेरे दो नेत्र जो हैं, चुएं माने बह रहे हैं या बह रहे हैं, चुएं माने चूना, ठीक है ना।
चूहे मतलब चूना या कह लो पानी बहना, आंसू बहना। कहती हैं कि मेरे जो नेत्र हैं, मेरे दोनों नेत्रों से इस प्रकार आंसू बह रहा है जैसे ओरी। ओरी क्या होता है, आप लोग गांव देहातों में देखते होंगे, अगर आप लोग छप्पर के यानी कच्चे घरों में रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जो है आपके छप्पर से जो पानी गिरता है, जो बारिश का पानी जो बरसता है छप्पर के कोने से नीचे गिरता है, तो उसी को ओरी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि मेरे दो नेत्र इस प्रकार आंसू बरसा रहे हैं जैसे ओरी, ठीक है ना, जैसे ओरी बरस रही हो। और धनी सुख भरे भादौ माहा, अबहु न आए निसींचे निनाहा। धनी सुख है, धनी माने स्त्री, ठीक है ना। क्या कहती हैं कि हे स्वामी, आपकी स्त्री यानी पत्नी जो है, धनी जो है आपकी पत्नी जो है, सुख है भरे भादौ यानी भरे भादौ, माहा मतलब महीने में, ठीक है ना, माहा मतलब महीने में, यानी भादौ के भरे महीने में, यानी जब भादौ अपनी अग्रिम सीमा पर है, यानी भरे भादौ के महीने में आपकी पत्नी जो है वो सूखती जा रही है। और अबहु न आए निसींचे निनाहा। अबहु न मतलब अभी तक नहीं, ठीक है ना, अबहु माने अभी तक, ना माने नहीं, आए नहीं मतलब आए, यानी हे स्वामी आप अभी तक नहीं आए। और सींचे नहीं माने सिंचित किए, नाहा मतलब नहीं, और आपने मुझे अपने प्रेम रूपी जल से सींचे नहीं मतलब सींचा नहीं, ठीक है ना, नाहा मतलब नहीं, यानी कि आप अभी तक नहीं आए और अपने मुझे प्रेम रूपी, आपने मुझे अपने प्रेम रूपी जल से सींचा नहीं, ठीक है ना। पूर्वालाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वा, पूर्वा नक्षत्र लग गया है, ठीक है ना, पूर्वा एक नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर जयसी जी कहते हैं कि रानी नागमती कहती हैं कि पूर्वा नक्षत्र लग गया है और ज़मीन जो है जल पूरी यानी जल से पूरी मतलब पूर्णतया भर गई है, यानी पूरी धरती जो है, पृथ्वी जो है पानी से पूर्णतया भर गई है। और आक माने मदार का पौधा, ठीक है ना, आक क्या होता है, मदार का पौधा होता है। जवास क्या होता है, कटीला पौधा होता है जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। औषधीय पौधा होता है ये कह लीजिए, ठीक है ना। यानी मदार और जवास के पौधे जो हैं भाई मतलब हो गए हैं झूरी मतलब सूख गए हैं। तस माने उसी प्रकार, जिस प्रकार मैं सूखती जा रही हूँ भादों के महीने में, उसी प्रकार आक यानी मदार के और जवास के पौधे जो हैं वो तस माने उसी प्रकार, झूरी मतलब सूखते जा रहे हैं, ठीक है ना, भाई माने हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पूर्वा नक्षत्र लग गया है, पूरी धरती जो है पानी से परिपूर्ण हो गई है। मदार और जवास के पौधे उसी प्रकार सूखते जा रहे हैं जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में सूखती जा रही हूँ। थल जल भरे अपूर सब धरती गगन मिली एक, धनी जो बने अवगाह मह दे बूढ़त प्यूटेक। कहती हैं कि थल माने पूरी धरती या स्थान जो है, जल भरे अपूर सब, जल भरे मतलब जल से भर गया है। अपूर, अपूर माने प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। इसका लिख लेना, अपूर का अर्थ आपको काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लगेगा। अपूर का मतलब होता है पूर्णतया, परिपूर्ण या प्रचुर मात्रा में, सब माने सभी जगह, यानी पूरे थल में, पूरे धरती में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पानी भर गया है। और धरती गगन मिली एक, ऐसा लग रहा है जैसे धरती और आकाश मिल करके एक हो गए हों। धनी जो बन अवगाह मह दे बूढ़त प्यूटेक। कहती हैं कि धनी जो बन अवगाह मह, कहती हैं कि हे स्वामी, प्यू माने हे स्वामी, यहाँ से लीजिए, ठीक है ना, हे स्वामी आपकी पत्नी जो है, जोबन माने यौवनावस्था, अवगाह माने एक गहरा स्थान, ठीक है ना, गहरा स्थान जहाँ पर पानी भरा रहता है, जहाँ पर आदमी डुबकी लगाते हैं, ठीक है ना। अवगाहना माने डुबकी लगाना और अवगाह माने गहरा स्थान, माह माने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रानी नागमती कहती हैं कि हे स्वामी, पीयू माने हे पति, हे स्वामी आपकी पत्नी जो है यौवनावस्था रूपी गहरे स्थान में, ठीक है ना। जोबन माने यौवनावस्था, यौवनावस्था मतलब जवानी, ठीक है ना। कहती हैं कि आपकी पत्नी जो है यौवनावस्था रूपी गहरे स्थान में दे बूढ़त, दे बूढ़त मतलब बूढ़ती जा रही है, डूबती जा रही हैं। प्यू माने हे स्वामी, टेक यानी उनको सहारा दीजिए, ठीक है ना। हे स्वामी आप आइए और उनको बचाइए, अर्थात उनको सहारा दीजिए। टेक माने सहारा होता है। तो अब यहाँ तक की व्याख्या हम कैसे लिखेंगे पूरा, चलिए आपको अपने नोट्स में बताते हैं ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है भा भादों, दूसरी तरफ प्यू टेक, ठीक है ना। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में भाद्रपद माह के आगमन पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो। विरहिणी नागमती के लिए भाद्रपद माह की निरंतर वर्षा अत्यधिक कष्टप्रद प्रतीत हो रही है। वह इस चिंता में दुखी है कि इस महीने की अंधेरी रात्रियों को मैं कैसे व्यतीत करूंगी। मेरा घर सुनसान है क्योंकि मेरे पति कहीं अन्यत्र रह रहे हैं।
पति के वियोग के कारण मेरा सैया मुझ पर नागिन बन बन करके बार बार काटने दौड़ती सी प्रतीत होती है। हे प्राणनाथ, आपकी अनुपस्थिति में मैं अपनी चारपाई अथवा पलंग की पाटी पकड़े पड़ी रहती हूँ। आपके आने की प्रतीक्षा में मेरे नेत्र फटे के फटे रह जाते हैं, जबकि मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बार बार बिजली चमकती है, जबकि बादल अपनी गर्जना से मुझे त्रस्त करते हैं। विरह तो काल स्वरूप होकर मेरे जीवन को हड़पना चाहता है। मघा नक्षत्र में घनघोर वर्षा हो रही है। वर्षा के झोंके पर झोंके आते रहते हैं और मेरे नेत्रों से भी आंसुओं की ऐसी ही झड़ी लगी रहती है मानो ओरी टपक रही हो। हे नाथ, आपकी स्त्री भरे भादों के महीने में सूखती जा रही है। आप अभी तक आकर मुझको अपने प्रेम रूपी जल से सींचा नहीं। पूर्वा नक्षत्र लग गया है, जिससे पूरी धरती पानी से भर गई है तथा वर्षा काल में आक यानी मदार और जवास सूखे जा रहे हैं। हे प्राणेश्वर, भाद्रपद महीने में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है तथा पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। आपकी प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में यानी गहरे स्थान में डूबती जा रही है। आप इस डूबती को शीघ्र ही आकर सहारा क्यों नहीं देते? ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि रहेगी, रस वियोग श्रृंगार, छंद चौपाई एवं दोहा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। लाग कुआर नीर जग घटा, अबहु आउ कंत तन लटा, तो ही देख पियो पलु है कया, उतरा चीतु बहुरी करु मया। एक एक शब्द को समझना। अब यहाँ पर जयसी जी कहते हैं कि लाग कुआर, कुआर का महीना लग गया है। ठीक है ना। कुआर का महीना आप लोग जानते ही हैं, जिसमें नवरात्रि आती है, कुआर की नवरात्रि, नव दुर्गा वाली। ठीक है ना। तो कुआर का महीना लग गया है और नीर जग घटा, नीर माने पानी, जग माने संसार में, घटा माने घट गया है, यानी कुआर महीने में बारिश कम हो जाती है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि कुआर का महीना लग गया है और संसार में पानी जो है उस कम हो गया है, पानी की मात्रा कम हो गई, अर्थात बारिश कम हो गई है। और यहाँ पर नागमती क्या कहती हैं कि अबहु आऊ कंत तन लटा, कहती हैं कि कंत माने हे स्वामी, कंत माने हे स्वामी, अबहु आऊ मतलब आप अभी आ जाइए। ठीक है ना। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब आप अभी आ जाइए, क्योंकि तन यानी शरीर जो है, लटा माने दुर्बल हो गया है, यानी मेरा शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। रानी नागमती कहती हैं कि तन माने शरीर जो है, लटा माने दुर्बल हो गया है। तो ही देखे पीऊ पलु है कया, कहती हैं कि तो ही देखे मतलब आपको देख करके, हे स्वामी, पीऊ माने हे स्वामी, संबोधन लगा हुआ है, हे स्वामी आपको देख करके ये मेरी कया यानी जो शरीर है, पलु है मतलब पल्लवित तो हो जाएगी, यानी जो मेरी शरीर सूख गई थी वो आपको देख करके फिर से उसी प्रकार पल्लवित तो हो जाएगी, अर्थात उसी प्रकार फिर से हो जाएगी जैसे पहले थी। और उतरा चीतु बहुरी करुमया, कहती हैं कि उतरा माने उतर गया है, चीतु माने चित्त से या मन से, यानी आपके मन से जो मैं उतर गई हूँ। क्या कहती हैं कि आपने अपने चित्त से मुझे उतार दिया है, उतरा माने उतार दिया है, चीतु मतलब चित्त से या मन से, आपने अपने मन से मुझे उतार दिया है। बहुरी माने दोबारा, करु मतलब करो, मया माने दया, हे स्वामी आप मुझ पर दोबारा दया कीजिए और घर लौटाइए। ठीक है ना। चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिहा पीऊ पुकारत पावा, कहती हैं कि चित्रा नक्षत्र लग गया है। कौन सा नक्षत्र? चित्रा नक्षत्र। ठीक है ना। कहती हैं कि चित्रा नक्षत्र लग गया है और चित्रा नक्षत्र का मित्र यानी दोस्त यानी चंद्रमा जो है मीन राशि में, घर का अर्थ यहाँ पर राशि लिया गया है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, घर का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? राशि लिया गया है। आवा मतलब आ गया है। क्या कहती हैं यहाँ पर रानी नागमती की चित्रा नक्षत्र लग गया है और चित्रा नक्षत्र का मित्र यानी दोस्त जो है यानी चंद्रमा जो है मीन राशि में आ गया है, राशि में आवा मतलब आ गया है। और पपीहा पीऊ पुकारत पावा, और पपीहा जो है, पपीहा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है ना। पपीहा जो है पीऊ पीऊ पुकारते हुए मतलब कहते हुए, पावा मतलब पा लिया है। ठीक है ना। किसको पा लिया है? अपने स्वामी को पा लिया है। ठीक है ना। पपीहा जो है पीऊ पीऊ पुकारते पुकारते अपने स्वामी को पा लिया है। और उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। उआ अगस्त, उआ मतलब उग गया है, अगस्त, अगस्त मतलब होता है अगस्त्य तारा। ठीक है ना। तो क्या कहती हैं कि अगस्त्य तारा के उदित होते ही, ठीक है ना, अगस्त्य तारा के उदित होते ही कुछ अपने से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगस्त्य तारे के उदित होते ही हस्ति घन गाजा, हस्ति घन गाजा का मतलब ये हस्ति माने हाथी होता है। ठीक है ना।
हस्ती माने हाथी, यानी हाथी रूपी बादल जो है गाजा मतलब गरजने लगे हैं। यानी जैसे ही अगस्त तारा उदित हुआ तो हाथी रूपी बादल जो हैं गरजने लगे हैं, ठीक है ना। और तुरय पलानी चढ़े रन राजा, तुरय माने अश्व पर यानी घोड़े पर, हस्ती एक नक्षत्र भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ तो ये निकलेगा कि हस्ती नक्षत्र के घन यानी बादल जो हैं गाजा मतलब गरजने लगे हैं। दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि हाथी रूपी बादल जो हैं वो गरजने लगे हैं, ठीक है ना। तो अथवा लगा करके दोनों अर्थ आपको लिखना है। और तुरय पलानी चढ़े रन राजा, तुरय माने घोड़े पर, तुरय माने घोड़े पर, चढ़े मतलब चढ़ करके, पलानी मतलब दौड़े, ठीक है ना। पलानी मतलब दौड़े, रण माने युद्ध को, राजा मतलब राजा लोग, ठीक है ना। और ऐसा लगता है जैसे घोड़े पर सवार हो करके दौड़े, रण माने युद्ध के लिए राजा लोग, ठीक है ना। यानी जैसे ही ये सब हुआ, अगस्त तारा उदित हुआ तो हाथी रूपी बादल गरजने लगे, घोड़े पर सवार होकर के राजा लोग जो है युद्ध के लिए दौड़े, ठीक है ना। अर्थात सभी जगह काम चालू हो गया है, सब जितने भी रास्ते बंद थे वो सब खुल गए हैं। और मान लिया कि अभी तक आप बारिश की वजह से घर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब तो रास्ता खुल गया है, अब तो आ जाइए घर, ठीक है ना। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। क्या कहती हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें जो हैं चातक यानी पपीहे के मुंह में परे मतलब पड़ गई हैं। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पपीहे के मुंह में पड़ गई हैं, अर्थात स्वाति नक्षत्र का मिलन पपीहे से हो गया है। और समुद्र में जितने भी सीपें थीं उनमें मोती सब, यानी सब में मोती भरे मतलब भर गया है। यानी समुद्र में उपस्थित सीपों में मोतियां भर गई हैं, अर्थात सीपों का मोतियों से मिलन हो गया है। लेकिन अभी तक आपका हमसे मिलन नहीं हुआ, ठीक है ना। सरोवर संवरी हंस चली आए, सरोवर यानी तालाब को, संवरी मतलब स्मरण करके याद करके, हंस लोग चली मतलब चले आए, मतलब जो तालाब छोड़ करके हंस लोग गए थे वो फिर से चले आए हैं तालाब की ओर, अर्थात तालाबों का हंस से मिलन हो गया है। और सारस कुरलही खंजन दिखाए, क्या कहते हैं कि सारस कुरलही मतलब सारस पक्षी जो हैं कुलेले कर रहे हैं, मतलब कुलेले का मतलब ये है कि सारस पक्षी जो हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, यानी सारस भी बोलने लगे हैं, सारस पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। सारस कुरलही, कुरलही मतलब कुलेले कर रहे हैं। और खंजन दिखाए, खंजन भी एक पक्षी होता है, ठीक है ना। और कहती हैं कि खंजन पक्षी के जोड़े भी दिखाई देने लगे हैं, परंतु आप अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। भा पर गास बांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। परगास माने होता है एक गांव कह लो, या ज़मीन का एक छोटा सा स्थान, ठीक है ना। परगास माने क्या होता है, गांव या ज़मीन का एक छोटा सा स्थान। तो क्या कहती हैं कि ज़मीन का एक छोटा सा जो स्थान है, भा माने हो गया है, बांस नहीं है ये कांस है, कांस है, ठीक है ना। कांस क्या होता है, इसको कासा कहते हैं हम लोगों की तरफ, ठीक है ना। कांस क्या होता है, एक इस प्रकार की झाड़ी होती है जिसका एक प्रकार का घास कह लो, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल जो है कई प्रकार के कामों में किया जाता है, ठीक है ना। तो इससे कई प्रकार की डोर भी बनाते हैं घर में, गांव देहातों में लोग इसको कासा कहते हैं, ठीक है ना। तो कांस के फूलों से जो पूरा गांव है वो वन के रूप में दिखाई देने लगा है। यानी जब कासा फूलता है तो ये एकदम सफ़ेद कलर का इसका फूल होता है और काफ़ी लंबी दूर दूर तक सफ़ेद कलर ही दिखाई देता है। तो उसी का वर्णन करते हुए नागमती कहती हैं कि कासा के फूल से पूरा गांव जो है वन भा माने हो गया है। वन परगास यानी गांव जो है कासा के फूल से वन की तरह भा माने हो गया है। और कंत न फिरे विदेश ही भूले, कंत माने मेरे स्वामी जो हैं, न फिरे मतलब नहीं लौटे, विदेश ही मतलब विदेश से, भूले मतलब भूल करके, यानी मेरे स्वामी जो है मुझको भूल करके विदेश से दोबारा नहीं लौटे। और बिरह हस्ती तन साले, घाय करे चित चूर, बेगियाई पियो बाज हूँ, गाज हूँ होई सदूर। तो क्या कहती हैं कि बिरह हस्ती तन साले, बिरह रूपी हस्ती माने हाथी जो है, बिरह रूपी हाथी जो है मेरी शरीर को साले मतलब बेध रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। यानी बिरह रूपी हाथी जो है मेरी शरीर को बेध रहा है। और घाय, घाय माने घाव करे मतलब कर रहा है, और घाव करते हुए चित्त माने मेरे मन को चूर कर रहा है, ठीक है ना। यानी जो बिरह है ये मेरे मन को टुकड़े टुकड़े में चूर कर रहा है, टुकड़े टुकड़े, चूर माने टुकड़े टुकड़े, ठीक है ना। मेरे मन के कई टुकड़े बनाए दे रहा है और मेरे शरीर में घाव कर रहा है। बेगी आई पीव बाज हूँ, गाज हूँ होई सदूर। तो क्या कहती हैं, पीव हे पति, बेगी आई, बेगी मतलब शीघ्र ही, आई मतलब आइए, हे स्वामी आप शीघ्र चले आइए। और होई सदूर, सदूर माने शेर होता है, ठीक है ना। सदूर माने शेर, शेर होई मतलब हो करके, गाजहूँ मतलब गर्जना कीजिए, बाजहूँ मतलब आक्रमण कीजिए, ठीक है ना।
आप आइए और इस बिरह रूपी हाथी के ऊपर शेर बन करके गर्जना कीजिए और इस पर आक्रमण कीजिए, जिससे मैं इस बिरह रूपी हाथी से बच पाऊँ। ठीक है ना, बिरह रूपी हाथी के ऊपर आप होई सदूर मतलब शेर बन करके गर्जना कीजिए और इसके ऊपर आक्रमण कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चलो बताते हैं। आप लोगों को सबसे पहले एक तरफ लिखना है लाग कुआर, दूसरी तरफ होई सदूर। संदर्भ पूर्वत रहेगा प्रसंग प्रस्तुत पद कुआर महीना, प्रस्तुत पद में ठीक है ना कुआर महीना आने पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो दोस्तों, कवि वर्णन करता है कि अब कुआर का महीना लग गया है और पानी की मात्रा कुछ कम हो गई है, तो बिरहड़ी नागमती कातर स्वर में याचना करने लगी कि अरे मेरे प्रियतम तुम अब भी लौट आओ, मेरा यह शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र हो गया है, जो आपको देखकर पुनः हरा भरा हो उठेगा। आपका मेरी ओर से इस प्रकार मन क्यों फिर गया है, आप मुझ पर दया कीजिए। अगस्त्य तारे के उदय होने पर हस्ती नक्षत्र मेघ गर्जन करने लगा है, अथवा मेघ रूपी हाथी जो है गरजने लगे हैं और राजाओं ने अपने अश्वों पर सवार होकर युद्ध की तैयारी कर दी है। भाव यह है कि अब तो आने जाने के मार्ग खुल गए हैं, अतः यदि आप वर्षा के जल के कारण नहीं आ पा रहे थे तो अब आ जाइए। हे प्राणेश्वर, अब तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में आ गया है तथा पपीहा भी पीऊ पीऊ पुकारते हुए अपने स्वामी को प्राप्त कर चुका है। चातक के मुख में भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई हैं और सीपी का मुख भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ने के कारण मोती से भर गया है। पुराने सरोवरों को याद करते हुए हंस पुनः उन सरोवरों में लौट आए हैं। सारस के जोड़े कुलेलें करने लगे हैं, जबकि खंजन पक्षियों के भी जोड़े दिखाई पड़ने लगे हैं। सभी और मैदानों में कास के वन फूल उठे हैं। फिर भी न जाने मेरे पति विदेश में रहते हुए मुझको भूलकर अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। हे प्राणनाथ, बिरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है। आप शीघ्र ही शार्दूल यानी शेर के रूप में मेरे समीप आकर गर्जना क्यों नहीं करते, जिससे मुझे बिरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल सके। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा अवधि, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, चौपाई एवं दोहा, अलंकार, सांग, रूपक, अलंकार। चलिए चलते हैं अगले पद पर। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, जग शीतल हाँ बिरह जारी। आगे देखिए, कार्तिक महीना लग गया है। ठीक है ना, कौन सा महीना लग गया है, कार्तिक। ठीक है ना, कार्तिक इसको बोलते हैं। तो कार्तिक का महीना लग गया है और शरद यानी ठंड जो है, शरद माने होता है ठंडी, ठंडी जो है चंद उजियारी। ठीक है ना, शरद चंद्र मतलब ठंडी का चंद्रमा। ठीक है ना, ठंडी के चंद्रमा की उजियारी मतलब उजाला फैला हुआ है, यानी कि कार्तिक का महीना लग गया है और ठंडी के चंद्रमा का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है और जग शीतल हाँ बिरह जारी। और नागमती कहती हैं कि जग माने संसार में, शीतल माने शीतलता है, ठंडक है, यानी पूरा संसार ठंडक जो है महसूस कर रहा है। लेकिन हाँ यानी मैं, हाँ माने मैं, बिरह माने बिरह से, जारी मतलब जली जा रही हूँ, यानी जबकि पूरे संसार को ठंडक महसूस हो रही है इस ठंडी के महीने में, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मैं बिरह की अग्नि में जली जा रही हूँ। जारी मतलब जली जा रही हूँ। 14 करा चांद परगासा, 14 मतलब 14 करा माने कला। ठीक है ना, 14 कलाओं से चांद यानी चंद्रमा जो है परगासा मतलब प्रकाशित है, यानी 14 कलाओं से चंद्रमा जो है प्रकाशित है। और जनहु जरें सब धरती आकाशा, और उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, जनहु माने जैसे, जरें माने जल रही हो, सब माने सब, धरती, आकाशा मतलब आकाश, और उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती और आकाश जो हैं जल रहे हों। तन मन सेज जरय अगिदाहू, सब कहाँ चंद भयउ मुहिराहू। क्या कहती हैं कि मेरा शरीर जो है, मेरा मन जो है और मेरा बिस्तर जो है, जरय मतलब जल रहा है, अगिदाहू मतलब अग्निदाह की तरह। ठीक है ना, अगिदाहू मतलब अग्निदाह की तरह, यानी मेरा पूरा शरीर जो है, मेरा पूरा मन जो है, मेरा सैया यानी बिस्तरा जो है वो अग्निदाह की तरह जरय मतलब जल रहा है। और सब कहाँ चंद यानी सब का, कहाँ माने का। ठीक है ना, और सब लोगों के लिए जो चंद्रमा है वो मेरे लिए, भयउ मतलब हो गया है, मोही मतलब मेरे लिए, राहु यानी सब लोगों के लिए जो चंद्रमा है वह मेरे लिए राहु के समान हो गया है। ठीक है ना, यानी सब लोगों के लिए शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा मेरे लिए राहु के समान कष्टदायक प्रतीत हो गया है। राहु भी एक ग्रह है। ठीक है ना, तो राहु के समान मेरे लिए वो क्या है, कष्टदायक हो गया है।
चहु खंड लागे अंधियारा, जौ घर नाही कंत पियारा। चहु खंड मतलब चारों खंड माने ओर, ठीक है ना, चारों ओर, लागे मतलब लग रहा है, अंधियारा मतलब अंधेरा, यानी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। और जौ घर नाही कंत पियारा, जौ माने क्योंकि, घर नाही मतलब घर में, नाही मतलब नहीं है, कंत माने मेरे पति, पियारा मतलब प्यारे, क्योंकि मेरे घर में मेरे प्यारे पति नहीं हैं, इस वजह से चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है ना। अबहु निठुर आऊ एही बारा, परब देवारी होई संसारा। क्या कहती हैं कि हे निष्ठुर, निठुर माने निष्ठुर, यानी हे निष्ठुर प्रियतम यानी मेरे पति जो है, अबहु माने अभी, आऊ मतलब आ जाइए, एही बारा मतलब एक बार, यानी हे स्वामी, हे निष्ठुर मेरे प्रियतम एक बार आ जाइए। परब देवारी, परब देवारी, परब मतलब त्योहार, पर्व, ठीक है ना, पर्व त्योहार, परब माने त्योहार, देवारी मतलब दिवाली का, होई मतलब हो रहा है, संसारा मतलब संसार में, यानी कि दिवाली का महीना जो है पूरे संसार में मनाया जा रहा है, अब तो आ जाइए। सखी झूमक गाँवई अंग मोरी, हों झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। क्या कहती हैं कि मेरी सखियां जो हैं झूमक गीत गा रही हैं, झूमक मतलब झूमक गीत, एक वहाँ का जो है नागमती के इलाके का गाया जाने वाला गीत, ठीक है ना। तो क्या कहती हैं मेरी सखियां जो हैं झूमक गावें मतलब गा रही हैं, अंग मतलब अपने अंगों को, मोरी मतलब मोड़ मोड़ करके, यानी मेरी सखियां जो हैं अपने अंगों को मोड़ मोड़ करके झूमक गीत गा रही हैं। और हाँव झुराऊँ, हाँव माने मैं, झुराऊँ मतलब सूखती जा रही हूँ, मैं सूखती जा रही हूँ, क्योंकि बिछुरी माने बिछड़ी है, मोरी मतलब मेरी, जोरी मतलब जोड़ी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी जोड़ी जो है वो मुझसे बिछड़ी हुई है, इसलिए मैं सूखती जा रही हूँ। जेहि घर पीयूषो मनोरथ पूजा, मोह कहाँ बिरह सवती दुख दूजा। क्या कहते हैं कि जेहि घर माने जिन स्त्रियों के घर में, जेहि घर मतलब जिन स्त्रियों के घर में, पीयू माने पति हैं, सो मनोरथ पूजा, सो माने वह, मनोरथ पूजा, मनोरथ मतलब मनोरथ करती हैं, यानी मनौती करती हैं, अपने मन में कुछ अभिलाषाएं करती हैं और पूजा करती हैं, ठीक है ना। जिनके घर में पति हैं वो तो कुछ मनोरथ करती हैं और पूजा करती हैं। मोह कहाँ बिरह सवति दुख दूजा, मोह कहाँ मतलब मेरे तो, ठीक है ना, मोह मतलब मेरे लिए तो, कहाँ बिरह सवति दुख दूजा, परंतु मेरे लिए तो भैया कहाँ बिरह है, ठीक है ना, यानी बिरह यानी वियोग है, मैं क्या पूजा करूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो वियोग, और सवति दुख दूजा, सवति मतलब सवत का दुख माने दुख, दूजा मतलब दूसरा, दूसरा दुख, पहला दुख तो मुझे बिरह का है कि मेरे पति मुझसे बिछड़े हुए हैं, दूसरा दुख क्या है, सवति, सवति माने सवत का, सवत क्या कि उनके पति जो हैं दूसरी पत्नी रखने वाले हैं, क्योंकि वो पद्मावती को देखने गए हैं, तो शायद ऐसा ना हो जाए कि वो पद्मावती को ही रख लें, ठीक है ना, मुझे छोड़ दें, तो इसलिए सवत का दुख उनको सता रहा है। सवति मतलब सवत का दुख माने दुख, दूजा मतलब दूसरा, दूसरा दुख जो है वो सवत का उनको सता रहा है, पहला दुख जो है विरह का सता रहा है, ठीक है ना। परंतु मेरे लिए तो भैया दो दो दुख सता रहे हैं, तो मैं किसका मनोरथ और किस लिए पूजा करूंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, सखी माने त्योहार सब गाई दिवारी खेली, हों का गाँवों कंत बिनु रही छार सिर मेली। क्या कहती हैं कि मेरी सखियां जो हैं माने मतलब मना रही हैं, त्योहार मतलब त्योहार, सब मतलब सब, मेरी सभी सखियां जो हैं दिवाली का त्योहार मना रही हैं। गाई मतलब गा करके, खेली मतलब खेलते हुए, गा करके, देवारी मतलब दिवाली का, त्योहार माने मतलब मना रही हैं सब सखियां, मेरी सब सखियां जो हैं खेलते हुए गाते हुए दिवाली का त्योहार मना रही हैं। और हाँ का गाँवों कंत बिनु, हाँ माने मैं, का गाँवों मतलब गाऊँ, मैं क्या गाऊँ अपने कंत बिनु मतलब पति के बिना, मैं अपने पति के बिना क्या गाऊँ। रही छार सिर मेली, रही मतलब रही हूँ, छार मतलब धूल को, सिर माने अपने सिर के ऊपर, मेली मतलब फेंक, मैं अपने शरीर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर धूल फेंक रही हूँ, मेरा गाने बजाने में मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है कार्तिक शरद, दूसरी तरफ सिर मेली। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, कार्तिक मास लगने पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि कार्तिक के महीने में शरद चंद्र की उज्ज्वलता अर्थात चांदनी व्याप्त रहने लगी। नागमती सोचती है कि एक और तो समस्त जग में शीतलता व्याप्त है, तब भी मैं विरह की अग्नि में झुलसी जा रही हूँ, ठीक है ना।
विरह की अग्नि में झुलसी जा रही हूँ। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर चमक रहा है, किंतु मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है मानो पृथ्वी और आकाश सब जल रहे हैं। ठीक है ना। मेरे शरीर, अंतर, मन और सैया सभी में अग्निदाह सा प्रतीत होता है। सारे संसार को ही चंद्रमा की सुशीतलता आनंद कर है, जबकि मुझको यह राहु के समान कष्टकर सिद्ध हो रही है। मुझे तो प्रियतम के बिना चारों ओर अंधेरा लग रहा है। अरे निष्ठुर प्रियतम, तुम अब भी एक बार लौटकर आ जाओ, क्योंकि संपूर्ण संसार में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मेरी सभी सखियां अपने अंगों को मरोड़ती हुई झूम रही हैं, परंतु मेरी जोड़ी बिछुड़ी होने के कारण मैं सूखती जा रही हूँ। जिन नारियों के घर में उनके पति हैं, वे मुनियों की पूजा कर रही हैं, जबकि मेरे मन में दुहरे कष्ट साल रहे हैं। साल मतलब बेध रहे हैं। ठीक है ना। मेरी सब सखियां हंसते खेलते हुए दिवाली का त्यौहार मना रही हैं, जबकि अपने प्रियतम के अभाव में मैं इस प्रकार की खुशियां कैसे मना सकती हूं। अतः मैं अपने सिर पर धूल डाल रही हूं। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा, अवधि, रस, वियोग, छंद, चौपाई एवं दोहा, अलंकार, उत्प्रेक्षा एवं उपमा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर रैन जाई किमि गाढ़ी। अब देखना दोस्तों, ये क्या है, ये जो पूरा चैप्टर है ये जायसी जी का 12 मासी वर्णन है। तो इसमें सभी महीनों का वर्णन किया गया है। तो अब आ गया अगहन महीना। ठीक है ना। अभी तक कुआर आया, कार्तिक आया, सावन आया, भादव आया, तो सब महीना आ रहा है। तो अब अगहन आ गया है। तो अगहन महीना आ गया है और दिवस घटा, दिन घट गया है, यानी अगहन महीना आ गया है और दिन छोटे होने लगे हैं। और निसी बाढ़ी मतलब रात बड़ी होने लगी है। और दूभर रैन जाई की गाढ़ी, गाढ़ी मतलब काली रातें। ठीक है ना। गाढ़ी मतलब काली, रैनी मतलब रातें, दूभर मतलब कठिन, जाई मतलब जाएंगी, किमी माने कैसे, यानी ये काली और कठिन रातें कैसे बीतेंगी। जाई मतलब जाएंगी या बीतेंगी, यानी ये कठिन और काली रातें जो हैं कैसे व्यतीत होंगी। अब यही बिरह दिवस भाराती, और अब यही बिरह माने बिरह की वजह से, अब यही माने ये दिवस यानी दिन जो है, भा माने हो गया है, रात मतलब रात के समान, यानी बिरह की वजह से अब ये दिन जो है, भा माने हो गया है रात। ठीक है ना। यानी दिन जो है वो रात के समान लगने लगा है। और जरौं बिरह जस दीपक बाती, और मैं जरौं माने जल रही हूँ बिरह की वजह से। ठीक है ना। मैं बिरह की वजह से जरौं माने जल रही हूँ, जस माने जैसे, दीपक की बत्ती। दीपक की बत्ती आप लोग देखते होंगे धीरे धीरे जलती है। ठीक है ना। धीरे धीरे जलती रहती है, तेल पीती रहती है और जलती रहती है। वैसे मैं जो है बिरह रूपी अग्नि में धीरे धीरे तिल तिल करके जल रही हूँ। कांपे हिया जनावे सिउ, तो पे जाई होई संग पीऊ। कहती हैं कि कांपे हिया, ठंड की वजह से, सिउ का मतलब होता है ठंड। ठीक है ना। ठंड की वजह से, कांपे मतलब कांप रहा है, हिया मतलब हृदय। ठीक है ना। कांपे हिया, मेरा शरीर जो है पूरा कांप रहा है। हिया मतलब हृदय या कह लो, या पूरा शरीर कह लो, कि मेरा शरीर जो है कांप रहा है, जिससे जनावे मतलब मालूम दे रहा है या बता रहा है। जनावे मतलब बता रहा है, सिउ मतलब ठंडक के बारे में, यानी कि जैसे ही मेरा शरीर कांप रहा है तो इससे मुझे ठंडक के बारे में जनावे मतलब एहसास हो रहा है। ठीक है ना। यानी पूरा हृदय, मेरा पूरा शरीर जो है कांप रहा है, जो उस समय यानी अगहन महीने में पड़ने वाली ठंडक को व्यक्त करता है। जनावे मतलब बता रहा है, सिउ मतलब ठंडक के बारे में। तो पे जाई होई संग पीऊ, क्या कहती हैं कि ये ठंडक जो है तो पे जाई, तभी जाएगी। ठीक है ना। जाई मतलब जाएगी, तो पे मतलब तभी, ये ठंडक जो है तभी जाएगी जब होई संग पीऊ, होई मतलब होएंगे, संग माने साथ में, पीऊ मतलब मेरे प्रियतम। ये ठंडक जो है तभी दूर होगी जब मेरे संग में मेरे प्रियतम होंगे, मेरे पति होंगे। घर घर चीर रचे सब काहू, मोरे रूप रंग लेगा नाहू। क्या कहते हैं कि घर घर में यानी प्रत्येक घर में, चीर माने वस्त्र या कपड़े, रचे मतलब बनाए जा रहे हैं या रचना की जा रही है, सब काहू मतलब सब कोई, यानी सब कोई जो हैं, सब लोग व्यक्ति जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं अपने अपने घर में नए नए, ठंड से बचने के लिए नए नए कपड़ों की रचना कर रहे हैं। जबकि मोर रूप रंग लेगा नाहू, परंतु मेरा रूप और रंग जो है, लेगा मतलब ले गया, नाहू मतलब मेरे नाथ, नाथ मतलब मेरे पति, परंतु मेरा रूप और रंग तो मेरे स्वामी ही ले गए। ठीक है ना। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब हूँ फिरे संग फिरे रंग सोई। क्या कहती हैं, पलटीना मतलब लौटा नहीं, पलटीना मतलब लौटा नहीं, बहुरा मतलब दोबारा,
गा जो बिछोई मतलब छोड़ करके, यानी जो मुझसे वियोग करके या जो मुझे छोड़ करके, गा मतलब गया, जो मतलब जो, यानी जो मेरे प्रियतम बिछोई मतलब मुझको छोड़ करके गया मतलब गए, वो पलट ही न बहुरा, वो दोबारा नहीं लौटे। ठीक है ना। अबहु फिरे फिरे रंग सोई, और क्या कहते हैं कि हे प्रियतम अबहु फिरे, आप अभी फिरे मतलब लौट आइए, आप अभी लौट आइए, जिससे फिरे रंग सोई, फिरे मतलब लौट आएगा, रंग सोई मतलब वही, यानी जो पहले था सेम वही अब लौट आएगा। अगर आप अभी भी लौट आते हैं तो मैं पहले जैसे थी वैसे फिर हो जाऊंगी। ठीक है ना। फिरे रंग सोई मतलब वैसा ही रंग मेरे शरीर का फिर से हो जाएगा जैसे पहले था। सियरी अगिनी बिरहिन हिय जारा, सुलुगी सुलुगी दग धय होई छारा। क्या सियरी माने ठंडी। ठीक है ना। सियरी माने ठंडी कह लो या ठंडक कह लो, अग्नि माने आग बन करके, ये जो ठंडी है ये ठंडक जो है आग बन करके, बिरहिन ही ये जा रहा, बिरहिन माने बिरहड़ी नागमती। ठीक है ना। बिरहड़ी नागमती के ही माने हृदय को जा रहा मतलब जला रही थी। ये जो ठंडक जो है आग बन करके बिरहड़ी नागमती के हृदय को जला रही थी। और सुलुगी सुलुगी दगधय हुई छारा, और सुलुग सुलुग करके यानी जल जल करके, दग्धय माने जल करके, नागमती जो है होई मतलब हो गई थी, छारा मतलब राख, यानी नागमती जो है ये वियोग रूपी अग्नि में जल जल करके, सुलुग सुलुग कर जल करके राख हो गई थी। छारा माने राख हो गई थी या मिट्टी हो गई थी, ऐसे भी कह सकते हो। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करें भस्मंतु। और रानी नागमती सोचती हैं कि मेरा ये दुख और दगध यानी इस प्रकार जलना, दगध माने जलना, मेरा दुख और इस प्रकार जलना न जाने कंतु मेरे स्वामी नहीं जानते। क्या कहती हैं कि मेरा दुख और इस प्रकार जलना मेरे स्वामी नहीं जानते, और जोबन जन्म करें भस्मंतु, और इसी वजह से और उनके इसी अज्ञानता के कारण मेरा यौवन और जन्म माने जीवन जो है, मेरा यौवन मतलब जवानी और मेरा पूरा जीवन जो है, करें मतलब हो रहा है या कर रहे हैं, या मेरे स्वामी जो कर रहे हैं, भस्मंतु माने भस्म, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि मेरी पत्नी जो है कितना दुखी और मेरे विरह में कितना ज़्यादा जल रही होगी, और इस वजह से मेरा यौवन और मेरा पूरा जीवन जो है भस्म हो रहा है जल जल करके। ठीक है ना। अब देखिए आगे, पीऊ सौ कहेऊ संदेशड़ा है, भौरा है काग, सोधनी बिरहें जरी मुई, तेई का धुआं हम लाग। अब वो क्या कहती हैं, अब वो संदेश पहुंचाती हैं। ठीक है ना। कौओं से, भौरा तो आप लोग जानते ही हैं, भौरों से, और काग माने कौओं से वो संदेश पहुंचाती हैं अपने पति के लग। क्या कहती हैं कि हे भौरों, हे कौओं, पियुसौ कहेऊ संदेशला, आप मेरे पियसौ मतलब प्रियतम से यानी मेरे पति से, कहेऊ मतलब कहना, संदेशला मतलब यह संदेश, आप मेरे पति से यह संदेश कहना कि सो धनी बिरह जरी मुई। सो धनी मतलब कि उनकी, धनी माने पत्नी जो है, कि उनकी पत्नी जो है बिरह जरी मतलब बिरह से जल करके, मुई मतलब मर गई है। आप मेरे पति से जा कर के कहना कि आपकी पत्नी जो है बिरह की अग्नि से जल करके मुई मतलब मर गई है, और तेही का धुआं हम लाग, और उनके मरने का जो धुआं है, तेही का धुआं और उसी का धुआं हम मतलब हमें, लाग मतलब लग गया है, इसी वजह से हम कौवे काले हो गए हैं। ठीक है ना। और भंवरे काले हो गए हैं। आप जा कर के उनसे बता देना कि आपकी पत्नी मर गई है, और मरने से जो धुआं निकला वो हमारे शरीर में लग गया, जिससे हम काले हो गए हैं। ठीक है ना। तो यह संदेश आप जा करके मेरे प्रियतम को बता देना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलिए हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है अगहन दिवस, दूसरी तरफ हम लाग। ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, अगहन मास लगने पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो। अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गईं तो बिरहड़ी नागमती के लिए कठिन रातें काटना अत्यधिक कष्टकर हो गया था। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब तो विरह के कारण नागमती को दिन भी रात्रि के समान कष्टप्रद प्रतीत होता था, और वह वियोग में दीपक की वर्तिका की तरह तिल तिल करके जलती रहती थी। शीत के कारण उसका हृदय कांपने लगा था, और यह कंप तभी दूर हो सकता था जबकि उसके प्राणेश्वर उसके समीप होते। प्रत्येक घर में नारियों ने शरद काल के अनुरूप नए नए वस्त्रों की रचना कर ली थी, किंतु नागमती ऐसा भी नहीं कर सकी, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग को मेरे पति ही अपने साथ ले गए हैं। वह बार बार सोचती थी कि मेरे पति यहाँ से किसी ऐसी अशुभ घड़ी में गए हैं कि एक बार जाकर उन्होंने लौटने का नाम तक नहीं लिया। यदि वे अब भी लौट आएँ तो सुहावने दिन लौट आएंगे। शीत आग बनकर उस बिरहड़ी के अंतर मन को लगातार जला रही थी, और वह
विरहाग्नि, ठीक है ना, विरहाग्नि, ठीक है ना, यानी विरह की अग्नि में सुलग कर राख हो चुकी थी। वह सोचती थी कि मेरे प्रियतम मेरी विरहावस्था के दुख से सर्वथा अनजान हैं और उनकी इस अज्ञानता के कारण ही मेरा यौवन और जीवन जलकर भस्म होते जा रहे हैं। विरहिणी नागमती भ्रमर और कौओं को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे भ्रमरों, हे कौओं, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह संदेश पहुंचा देना कि आपकी प्रियतमा वियोगाग्नि में दग्ध हो करके, यानी वियोग की अग्नि में जल करके मर गई है और उसका धुआं लगने के कारण ही हमारे शरीर काले पड़ गए हैं, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा अवधि, रस वियोग श्रृंगार, छंद चौपाई एवं दोहा अलंकार, विरोधाभास उत्प्रेक्षा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अब भैया अगहन का महीना भी चला गया, अब आ गया है पूस का महीना, ठीक है ना। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरुजु जाई लंका दिशि चांपा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या कहते हैं जयसी जी कि पूस का महीना आ गया है और जाड़ की वजह से, ठंड की वजह से थर थर तन यानी शरीर जो है कांपा, मतलब कांप रहा है। यानी पूस का महीना आ गया है और सब लोगों का शरीर जो है पूस का महीना आने से सब लोगों का शरीर जो है ठंड की वजह से थर थर कांप रहा है। और सूरज जाई लंका दिशि चांपा, केवल लोगों को ही ठंड का असर नहीं पड़ रहा है, यद्यपि सूर्य जो है, सूरज मतलब सूर्य भी, जाई मतलब जा रहा है, लंका दिशि चांपा मतलब लंका की दिशा में, चांपा मतलब तापने। तापना किसको कहते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो लोग लकड़ी जला लेते हैं और उसके पास बैठते हैं, उसको तापना कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सूर्य जो है लंका की ओर, लंका की दिशा में, चांपा मतलब तापने जा रहा है, ठीक है ना। यानी अपनी ठंडक को दूर करने वो लंका की ओर जा रहा है, अर्थात सूर्य उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। और उस ठंड का नागमती के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, देखिए नागमती का विरह बढ़ गया है, यानी नागमती का विरह और भी ज़्यादा बढ़ गया है ठंड की वजह से। और दारुण भा सीयू, दारुण माने कठोर हो गया है, दारुण माने कठोर हो गया है, भा माने हो गया है, सीयू मतलब ठंड, यानी ठंड जो है नागमती के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो गया है। दारुण माने कष्टदायक भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ओरिजिनल तो कठोर होता है। कपि कपि मरौले हरि जीव, और नागमती अपने पति के वियोग में क्या कहती हैं कि मैं पति के वियोग की वजह से कांप कांप करके मर रही हूँ। और ये ठंड जो है ले मतलब ले लेगी, हरि मतलब हर लेगी, जीव मतलब मेरा प्राण, यानी ये ठंड जो है जब तक मेरा प्राण नहीं ले लेगी तब तक नहीं छोड़ेगी। अरे कंत कहाँ लागऊं ओही ही, अरे पथ अपार सूझ नहीं नियरे। क्या कहती हैं कि कंत कहाँ, कि हे स्वामी आप कहाँ हो, कंत कहाँ, हे स्वामी आप कहाँ हो, लागऊं ओही हियरे, आप जहाँ हो मैं वही मतलब वहीं पर, लागऊं मतलब लग जाऊं, हियरे मतलब आपके गले, आप जहाँ हो मुझे अगर पता लग जाए तो मैं आपके गले वहीं पर, हियरे माने लग जाऊं और इस ठंड से बच जाऊं, ठीक है ना। हियरे माने गले में, ओ ही मतलब वहीं पर, लागों मतलब लग जाऊं। हे स्वामी आप कहाँ हैं, आप जहीं पर हैं मैं वहीं पर आपके गले लग जाऊंगी और इस ठंड से बच जाऊंगी। और पथ अपार सूझ नहीं नियरे, और हमारे और आपके बीच का ये जो रास्ता है अपार है, यानी जिसको कोई पार नहीं कर सकता, इतना बड़ा रास्ता, इतनी लंबी दूरी है कि सूझ नहीं नियरे, सूझ मतलब मालूम नहीं पड़ता है, नियरे मतलब पास, आप मेरे पास हैं ऐसा मालूम नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी आप कहाँ हैं, आप मेरे पास भी तो नहीं है कि मैं आपसे जा करके मिल लूँ, ठीक है ना। सूझ नहीं नियरे मतलब आप मेरे पास भी मालूम नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। और हमारे और आपके बीच का ये रास्ता जो है अपार है। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। क्या कहती हैं कि सौर माने कंबल, सपेती माने रजाई, कि कंबल और रजाई भी मैंने ओढ़े हुए है, फिर भी मुझे आवे मतलब आ रही है, जूड़ी मतलब कंपन या ठंडक, यानी शरीर मेरा फिर भी कांप रहा है। रजाई और कंबल ओढ़े हुए हूँ, इतना आपको ऐड करना होगा, कंबल और रजाई ओढ़े हुए हूँ इतना ऐड करना होगा, फिर लिखना होगा इतने पर भी मुझे कंपन आ रहा है, अर्थात मेरा शरीर कांप रहा है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, ऐसा लग रहा है जैसे, जानहु मतलब जैसे, मेरा बिस्तर जो है, सेज यानी बिस्तर जो है, हिमंचल यानी हिमांचल में, यानी बर्फ में, हिमांचल मतलब बर्फ में, बूढ़ी मतलब डूबा हुआ है, यानी ऐसा लगता है जैसे मेरा बिस्तर जो है बर्फ में डूबा हुआ है, ठीक है ना। चकई निसी बिछु रहे दिन मिला, हाँ दिन राति बिरह को किला। क्या कहती हैं यहाँ पर कि नागमती कहती है कि मुझसे अच्छा तो चकवा ही होता है, चकवा चकवी की जोड़ी आपने सुना होगा, ये पक्षी होते हैं, ठीक है ना। कहती हैं
कि चकई पक्षी जो है रात्रि में अपने प्रियतम से बिछुड़ती है, ठीक है ना, बिछुड़ती है मतलब अलग होती है, और दिन में फिर से मिल जाती है, उसी का ही अच्छा है भाई। लेकिन मेरा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हाँ माने मैं जो हूँ दिन रात दिन और रात बिरह कोकिला माने बिरहड़ी कोकिला माने कोयल के समान हूँ। जैसे कोयल दिन रात बोलती रहती है परंतु उसका प्रियतम उसे नहीं मिलता, वैसे ही मैं कोयल के समान दिन रात बोलती रहती हूँ, पीऊ पीऊ जपते रहती हूँ। रैनी रकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। कहती हैं कि रैनी अकेली, पूरी रात्र मैं अकेली रहती हूँ, रैनी माने रात्रि में अकेली रहती हूँ, साथ नहीं सखी, मेरे साथ कोई भी सखी नहीं रहती, ठीक है ना, मैं पूरी रात्रि अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी सखी नहीं रहती। कैसे जिए बिछोही पक्षी, पखी माने पक्षी, बिछोही मतलब वियोगी, कैसे जिए मतलब बिना प्रियतम के बिना कैसे जी सकती है, बिछोही पक्षी यानी वियोगी पक्षी कैसे जी सकती है, यानी प्रियतम के वियोग से व्याकुल पक्षी बिना प्रियतम के बिना कैसे जी सकती है। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाइयौ मुए न छाड़ा। क्या कहती हैं कि हे प्रियतम, ये बिरह रूपी सचान माने बाघ जो है, बाज, ठीक है ना, सचान माने बाज होता है। क्या कहती हैं कि बिरह रूपी बाज जो है, भयउ तन जाड़ा, मेरे शरीर का जाड़ा जो है वो बिरह रूपी बाज हो गया है, यानी तन जाड़ा यानी शरीर का जाड़ा जो है भयउ माने हो गया है बिरह रूपी बाज, ठीक है ना। जियत खाई और मुए न छाड़ा, जो मुझे जिंदा खा डालना चाहता है, जियत माने जिंदा, खाई मतलब खा जाना चाहता है, और मुए न छाड़ा और मरने पर, यानी मुए मतलब मरने पर, तो ना छाड़ा मतलब छोड़ेगा ही नहीं, यानी जब वो मुझे जिंदा ही खा डालना चाहता है तो मरने पर तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक वियोगी पक्षी हूँ, इसलिए मुझे ये जो बिरह रूपी बाज जो है ये तो मुझे जिंदा ही मार डालना चाहता है, और अगर मैं मर भी गई तो ये मरने पर तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि बिरह उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, वो खुद की तुलना एक वियोगी पक्षी के साथ, और ये जो जाड़ा है इसकी तुलना एक बाज के साथ कर रही है, ठीक है ना। रकत ढुरा मासु गरा, हाड़ भयउ सब शंख, धनी सारस होई ररि ररि मुई, पीयू समेट ही पंख। क्या कहती हैं कि हे प्रियतम, मेरे शरीर का सारा रक्त यानी खून जो है, ढुरा माने ढुलक गया है या बह गया है, ऐसे लिखना, ठीक है ना। मेरे शरीर का पूरा खून जो है बह गया है, और मांसू गला, गरा मतलब गल गया है, यानी मेरे शरीर का पूरा मांस जो है गरा मतलब गल गया है, और हाड़ भयउ सब शंख, और मेरी हड्डियां जो हैं सूख सूख करके शंख हो गई हैं, ठीक है ना, यानी शंख के समान निर्जीव मेरी हड्डियां हो गई हैं। और धनिसारस होई ररि मुई, पीयू समेट ही पंख। और क्या कहती हैं कि हे पीयू, हे प्रियतम, आपकी धनी यानी पत्नी जो है सारस होई, सारस पक्षी के समान, जैसे सारस सारसी का जोड़ा होता है ना, वो साथ हमेशा रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ क्या कि सारस बिछड़ गया है, सारसी नागमती जो हैं, कहती हैं कि आपकी पत्नी जो है सारसी पक्षी के समान होई मतलब हो करके, ररि माने रटते रटते, यानी सारस का नाम रटते रटते, मुई मतलब मर रही है, ठीक है ना। यानी हे स्वामी, आपकी पत्नी जो है सारसी पक्षी के समान आपका नाम रटते रटते मर रही है, और पीयू समेट ही पंख, आप अपने दर्शन नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हैं, किस सारसी पक्षी के हे प्रियतम समेट दीजिए पंख, इसके पंख जो इधर उधर बिखरे हुए हैं आप इसको समेट दीजिए, जिससे वो कायदे से मर सके, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है पूस जाड़ थर, दूसरी तरफ समेट ही पंख। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत पद में पौष माह के आगमन पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि पूस के महीने में ठंडक इतनी अधिक बढ़ गई है कि सभी नर नारी थर थर कांपने लगे। यही नहीं, स्वयं सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा, अर्थात वह उत्तरायण से दक्षिणायण हो गया, ठीक है ना। बेचारी नागमती की विरह व्यथा और भी बढ़ गई, और उसको शीत भयंकर प्रतीत होने लगी। अपने प्रियतम को स्मरण करते हुए वह सोचने लगी कि उनके अभाव में मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ, और जाड़ा तो मेरी जान लेकर के ही पीछा छोड़ेगा। हे प्राणनाथ, आप कहाँ हो? यदि आप यहाँ होते तो मैं आपके कंठ से लगकर इस शीत से बच सकती थी। आपके और मेरे मध्य तो असीम असूझ मार्ग की दूरी है, आप कहीं समीप भी तो नहीं हैं। मुझे तो अब ऐसी जूड़ी यानी कंपन आने लगी है कि कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी मेरे मन का जाड़ा नहीं मिट पाता।
अपनी सैया मुझे इतनी ठंडी प्रतीत होती है मानो उसको बर्फ में डुबो दिया गया है। मुझसे तो चकई बहुत अच्छी होती है, जो अपने प्रियतम से रात्रि को बिछुड़कर उससे प्रातः काल मिल जाती है। इसके साथ ही मैं रात दिन कोयल की भांति तड़पती रहती हूँ। रात्रि में मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई सखी भी नहीं रहती। ऐसी दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी कैसे जीवित रह सकती हूँ। हे प्राणनाथ, विरह रूपी भयंकर बाज मुझ पक्षिणी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। यह मुझको जीवित ही खाना चाहता है और मरने पर तो मुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगा। हे प्राणनाथ, मेरे शरीर का संपूर्ण रुधिर ढुलक गया है, मेरे शरीर अंगों का मांस गल गया है, जबकि मेरी हड्डियां सूख कर शंख जैसी निष्प्राण नीरस हो गई हैं और आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही है। आप इतनी कृपा तो कीजिए कि उस मरी हुई के पंखों को समेट दीजिए। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा अवधि, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, चौपाई एवं दोहा, अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक। प्लीज़ वेट कीजिएगा पार्ट 3 का। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री PDF प्राप्त कीजिए। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।